जलवायु परिवर्तन, महामारी और अब युद्ध। पूरी दुनिया के लिए इससे बड़ी आपदा और क्या हो सकती है। दुनिया भर के लाखों लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनका भोजन यूक्रेन के बंदरगाहों में फंसा हुआ है, या फिर अचानक की बारिश या सूखे से नष्ट हो गया है, या यूं कहें कि महामारी के कारण बोया ही नहीं गया है। 2014 से वैश्विक भुखमरी बढ़ रही है। लगातार फसल की खराब पैदावार और कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल और भी बुरे रहे हैं, जिससे कि फूड सप्लाई चेन यानी कि खाद्य की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई सालों बाद गेहूं की आपूर्ति में भी कमी आई, जो दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। आज ऐसे लोगों की संख्या दुगनी हो गई है जिन्हें रोज खाना नसीब नहीं हो पाता। रोज लगभग 80 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं और इस साल स्थिति और भी भयानक लग रही है। यूक्रेन युद्ध संकट को बढ़ा रहा है। सिर्फ भुखमरी ही नहीं, इसकी वजह से कई सरकारें हिल गई हैं। कई जगह लोग सड़कों पर हैं और धैर्य खो रहे हैं। इस स्थिति को इस समय की सबसे बड़ी घटना कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। ट्यूनीशिया आपको याद होगा। ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जो अरब क्रांति से उभर पाया। आज यहाँ के राष्ट्रपति ने अत्यधिक शक्ति अपने काबू में कर ली है, जिसके चलते ये देश अप्रजातंत्रवादी बनने की कगार पर है। आमतौर पर ट्यूनीशिया गेहूं का लगभग 42% आयात यूक्रेन से करता है और एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद सूरजमुखी के तेल के लिए भी इस पर निर्भर है। यूक्रेन में चल रही स्थिति के कारण ट्यूनीशिया यह आयात नहीं कर पा रहा है और उसे अभी दूसरे निर्यातक मिलने में मुश्किल आ रही है। खाना न मिलने पर लोगों की भूख गुस्से में बदल रही है और सरकार अपने नागरिकों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। यूक्रेन में लगभग 2.5 करोड़ टन मक्का और गेहूं फंसा हुआ है। यह दुनिया के सबसे कम विकसित देशों की वार्षिक खपत के बराबर है। ब्लैक सी यानी कि काले सागर का क्षेत्र, जिसमें रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान आते हैं, दुनिया के 6 खाद्य भंडारों में से एक है। रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि यूक्रेन 6ठे स्थान पर आता है। ये दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया में व्यापार की जाने वाली खाद्य सामग्री का 12% उत्पादन करते हैं। यह विश्व में 29% गेहूं, 19% मक्का और 78% सूरजमुखी तेल का निर्यात करते हैं। और इनके बाजार से हटने से इन उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। क्या यह दुनिया का पहला वैश्विक खाद्य संकट है? नहीं, इससे पहले भी 2 बार 2008 और 2010 में ऐसे संकट आ चुके हैं, लेकिन गंभीरता और विस्तार की दृष्टि से यह सबसे खराब संकट है। लगभग 50 देश अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर रहते हैं। इन देशों में अधिकांश एशिया और अफ्रीका के गरीब देश हैं, जिसमें अफ्रीका का उप सहारा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहाँ के परिवार पहले से ही अपने आय का 40% हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का मतलब है लाखों लोग खाने का खर्च नहीं उठा पाएंगे। इस संकट से जल्द ही दुनिया भर में हाहाकार की स्थिति बढ़ सकती है और यह कई सरकारों को भी गिरा सकती है। 2008 के खाद्य संकट को याद करें। हमने 40 से अधिक देशों में दंगे देखे और 2011 में भी दंगे हुए और अरब क्रांति की शुरुआत भी। यूक्रेन बंदरगाहों को खोलने के लिए कई समय से विभिन्न देशों द्वारा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। तुर्की द्वारा आगे बढ़ाया गया शांति समझौता भी ओडेसा बंदरगाह पर मिसाइल हमले के बाद भंग हो गया। Just a day after the landmark agreement signed by Russia and Ukraine, Kyiv's officials say Russian missiles have struck the key port of Odessa. खबर मिली है कि मक्खी से लदा एक जहाज ओडेसा बंदरगाह से निकल गया है और 16 और जहाज निकलने को तैयार हैं। पूरी दुनिया इन जहाजों के काला सागर से सुरक्षित निकलने की दुआ कर रही है। क्या इससे महंगाई में कमी आएगी? कीमतों में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है। फ्यूचर मार्केट के अनुसार
3 महीने में प्रति बुशेल गेहूं की कीमत $12.5 से घटकर $8 हो गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर में खाने के लिए लाइन में लगे जरूरतमंदों तक खाना पहुंच जाएगा। ऐसे अन्य कई खर्च हैं जो अभी भी बढ़ सकते हैं। There are ancillary costs which makes the trading of these commodities really pricey. Now, when I talk about the ancillary cost, the US dollars getting stronger will have an impact on those countries which are importing the commodities because the commodity is still priced in dollars. The other thing is on the insurance. So insurance is a pretty important component of the commodities trading. When you're moving commodities, you will have to insure the physical cargoes. Now, with all this pressure which the world is seeing from Black Sea and all that, the cost of insurance underwriters are a little bit skeptical in terms of writing risk of vessels which are passing through these war zones and all that. So the price of insurance is already going high. So that'll have an impact, ancillary cost. The other thing is freight. Because of the underinvestment in the fossil fuel industry, we have seen that the pricing of oil is really going high. It is not only because of demand, but it's also because of the constrained supplies in the world. And that will have an impact on the overall shipping cost. And we know that shipping is a very important component of commodities movement and trading as well. So that'll go up. भारत सहित 23 देशों के खाद्य निर्यात पर लगे प्रतिबंध ने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। भारत ने कई जरूरतमंद देशों को मदद करने का वादा किया था, लेकिन भारी गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने से हमें इस वादे से पीछे हटना पड़ा। एक और खतरा मंडरा रहा है। खेती खाद और ईंधन की मदद से होती है और दोनों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को मिलने वाले लाभ कम हो गए हैं और उन पर खाद में कटौती करने का दबाव बन रहा है। इससे उनकी पैदावार और भी कम हो जाएगी। अगले साल हमें पैदावार में और गिरावट होने का अंदेशा है। आप इससे खाद्य कीमतों का अंदाजा लगा सकते हैं। यह एक दुष्चक्र है जिसके परिणाम विनाशकारी हैं। दुनिया की कोई भी जगह इससे अछूती नहीं है। यह अब तक की कहानी है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? जिस दिन से युद्ध छिड़ा या जब से कोरोना महामारी आई। पश्चिमी देशों द्वारा चलाई गई खबरों से ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब गरीब और विकासशील देशों को मुफ्त व्यापार के लिए अपनी सीमाएं खोलने के लिए मजबूर किया गया था। आज जितना भी खाना हम खा रहे हैं, हर 5 में से 1 कैलोरी किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करके हमें मिल रही है। विश्व का खाद्य बाजार इसी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। यह बाजार कई मायनों में भयंकर गैर बराबरी से पेश आता है, जैसे किसी देश की कैसी भी उत्पादन क्षमता हो, या यूं कहें कि कोई देश कितना भी उत्पादन कर रहा हो, आयात गरीब देश ही अधिक करते हैं और निर्यात धनी देश। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार व्यापार के लिए जब सीमाएं खोली गई तो केवल वही वस्तुएं बाजार में टिक पाई जिन पर मुनाफा अधिक था। इसलिए ग्लोबल साउथ केवल उन उत्पादों का निर्यातक बना जिनका उत्पादन विकसित देशों में नहीं होता है, जबकि सभी मुख्य खाद्य पदार्थ उत्तर से आते हैं। दक्षिणी देश विकसित देशों के उत्पाद के दामों की बराबरी नहीं कर पाए, क्योंकि विकसित देशों में उत्पादन बड़े पैमाने पर तकनीक और मशीनी प्रयोग से किया जाता है, जिसकी लागत भी अधिक होती है। भारत अब दालों और खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। 3 दशक पहले ऐसा नहीं था। व्यापार, उदारीकरण और सार्वजनिक खरीद में कमी आने पर किसानों को दाल और तिलहन की खेती छोड़नी पड़ी। There was a time when India was self-sufficient in both pulses and oil seeds, and now we are extremely import dependent for both these crops. And this is something that has happened across the world with trade liberalization. आज केवल 6 खाद्य भंडार दुनिया में भोजन की मांग की आपूर्ति कर रहे हैं, और यदि इन क्षेत्रों में कुछ भी घटित होता है तो इससे दुनिया में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। State has withdrawn from so many areas, including agriculture, because of which the only thing that has remained is the MSP. So I'm not saying MSP is bad, but I'm saying that's the only thing that has remained, and the farm, that is what always gets negotiated, and the other things are not talked about at all. And now you have, when there was a bit of a pressure, then they started the income transfer, the 6,000 rupees income transfer to farmers. But the issue of investment in infrastructure for agriculture
is something that didn't come up. That's not that doesn't give immediate political dividends, obviously, because you're not giving it directly. I mean, the beneficiary is not identified as one single farmer, possibly. But we don't have a long term. What is our agriculture policy? उत्पादों के दाम बढ़ना और खाद की कमी यूक्रेन युद्ध की वजह से नहीं हुई। 2020 के बाद यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे बड़े पोटाश उत्पादक देश बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिए। वास्तव में बेलारूस के 2 सबसे बड़े पोटाश निर्यातकों पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए। साथ ही डी अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक के प्रमुख निर्यातक देश ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए गए, जिससे खाद्य की उपलब्धता में कमी आई है। मार्च में डी अमोनियम फॉस्फेट खाद के अंतर्राष्ट्रीय दाम 2021 के मुकाबले 81% अधिक हो गए। वहीं 2021 की तुलना में इस साल पोटैश के दाम 3 गुना और यूरिया के दाम 2 गुना बढ़े हुए हैं। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ में कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए पब्लिक फंडिंग नहीं मिल रही है, जिसके कारण इस बाजार में केवल बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कृषि कंपनियां ही बची हैं और इन्होंने खाद और बीज सहित अन्य आधुनिक कृषि उत्पादों की आपूर्ति पर एकाधिकार बना लिया है। आज खाद के आयात पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। 2020 में भारत ने लगभग 30% यूरिया और 61% डी अमोनियम फॉस्फेट आयात किया था। कृषि की उच्च लागत का मतलब है कीमतें बढ़ने पर भी किसानों को कम मुनाफा मिलना। इस स्थिति में यह हो सकता है कि किसान खुद भी अन्य खाद्य पदार्थ न खरीद पाएं। विकासशील देशों में भी दाम बढ़ने से कृषि क्षेत्र में गिरावट आ सकती है। भारी आयात बिल वह न कर पाने की स्थिति में सरकार खाद्य पदार्थों से भी सब्सिडी हटा सकती है। इससे अव्यवस्था या उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। And this may cause people getting into the streets, like what we have seen in 2010, 11, the Arab Spring kind of model, protest on the streets and these kind of things. It could have a bigger impact, especially the poor countries are facing in Middle East and Africa. इसका समाधान क्या है? एक तो यह है कि खाद्य आयात सस्ता किया जाए, लेकिन यह लंबे समय के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि केवल 10% से कम देश ही गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन का 90% निर्यात करते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस बार युद्ध या जलवायु परिवर्तन के बजाय खाद्य संकट आ जाए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सभी देशों को जितना हो सके आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसानों के हितों को बचाना चाहिए, साथ ही एक ऐसी न्याय संगत दुनिया बनाएं जहां केवल मुनाफा कमाना ही प्राथमिकता न हो। रूस के साथ जैसे ही युद्ध खत्म होगा, पश्चिमी देश इस संकट को भूल जाएंगे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक लंबी लड़ाई है।